नमस्कार दोस्तों, आप लोग का बहुत कमेंट आ रहा था कि आरसीसी का नेक्स्ट पार्ट लाइए। तो आज हम आरसीसी का नेक्स्ट पार्ट डी लाए हैं, जिसमें क्वेश्चन नंबर 8 को हम सॉल्व करेंगे। तो चलिए हम पार्ट डी को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले यदि आप मेरे नए चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल नॉलेज फॉर सिविल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि जब भी मैं न्यू वीडियो बनाऊं तो आप तक इस वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंच सके। तो चलिए सब्सक्राइब कर लीजिए और नेक्स्ट पार्ट डी को कंटिन्यू करते हैं। तो क्वेश्चन 8 के ए में दिया गया है, पूछा गया है, डिजाइन ए सिंपली सपोर्टेड वन वे स्लैब एज सोन इन द फिगर गिवन बिलो। आपको एक स्लैब का जो है सो फिगर दिया गया है, जिसका डायमेंशन 4000 mm जो है सो ब्रेथ है और लेंथ 10,000 mm है, यानी 10 मीटर लेंथ एंड 4 मीटर विड्थ दिया गया है, जिसमें 230 mm जो है सो वॉल का विड्थ दिया गया है और इस साइड भी जो है सो वॉल का थिकनेस 230 mm दिया गया है। तो यहाँ हम गिवन डेटा लिख लिए हैं। एक्स डायरेक्शन में जो लेंथ दिया गया है वो 4000 mm है, यानी 4 मीटर, एंड वाई डायरेक्शन में जो लेंथ है वो 10,000 mm यानी 10 मीटर दिया गया है। तो यहाँ हम पहले, वैसे तो क्वेश्चन में बोल दिया गया है कि वन वे स्लैब को डिजाइन करना है, लेकिन फिर भी हम जो है सो यहाँ पे पता करते हैं कि ये वन वे दिया गया है या टू वे स्लैब दिया गया है। तो इसको पता करने के लिए जो है सो हम वाई डायरेक्शन में जो लेंथ दिया गया है, यानी ग्रेटर स्पान टू द स्मॉलर स्पान का जो है सो रेशियो हम निकालेंगे। तो यहाँ पे हम रेशियो निकाले हैं, जिसका रेशियो 2.5 आया है, जो कि 2 से क्या है, ग्रेटर है। यदि 2 से ग्रेटर इसका रेशियो आए तो इसको हम वन वे स्लैब बोलते हैं, और यदि लेस देन 2 रहता तब जा करके वो टू वे स्लैब के जैसे क्या करेंगे, हम उसको डिजाइन करेंगे। तो यहाँ मेरा जो दिया गया है स्लैब वो वन वे स्लैब है, ठीक, इसलिए हम यहाँ लिखें सो गिवन स्लैब इज वन वे स्लैब। और इस पे जो भी लोड आ रहा है वो लोड क्वेश्चन में दिया गया है कि लाइव लोड 4 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर दिया गया है, एंड डेड लोड 1 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर दिया गया है, और M25 ग्रेड कंक्रीट बोल रहा है यूज करने के लिए, और स्टील का ग्रेड जो है वो Fe 500 है। तो सबसे पहले हम वन वे स्लैब को डिजाइन करने के लिए एज्यूम करते हैं कि ब्रेथ मेरा क्या है, 1 मीटर यानी 1000 mm है, यानी स्लैब के 1000 mm स्पान को कंसीडर करके क्या करते हैं, हम डिजाइन करते हैं। वन वे स्लैब को डिजाइन जो है सो सिंपल बीम के जैसे हम क्या करते हैं, डिजाइन करते हैं। तो यहाँ सबसे पहले हमको निकालना होता है थिकनेस स्लैब का निकालना होता है, यानी डिजाइन करने में हमको सबसे पहले क्या क्या निकालना होता है, थिकनेस जो है सो स्लैब का निकालेंगे, और उसके बाद जो है सो कितना रेनफोर्समेंट लगेगा उसका जो है सो एरिया निकालेंगे, और उस रेनफोर्समेंट को कितने डिस्टेंस पे देंगे, यानी स्पेसिंग को फाइंड करेंगे। मेनली ये 3 चीज़ हमको स्लैब डिजाइन करते समय निकालना होता है। तो सबसे पहले थिकनेस निकालते हैं। टू फाइंड थिकनेस ऑफ स्लैब यानी डी, इफ शॉर्टर स्पान लेस देन 10 मीटर, यदि छोटा स्पान 10 मीटर से छोटा हो, कम हो सिंपली सपोर्टेड बीम के लिए, देन स्पान बाई डी इक्वल टू 20 हम कंसीडर करते हैं, जो कि IS 456/2000 में दिया गया है। तो इसी प्रकार यहाँ से डी जो निकलेगा वो स्पान बाई 20 हो जाएगा। तो यहाँ मेरा 200 mm जो है सो डी का वैल्यू आया है। उसके बाद जो है सो हम इफेक्टिव कवर को एज्यूम कर लेते हैं। तो यहाँ एज्यूम इफेक्टिव कवर C इक्वल टू 30 mm एज्यूम कर लिए, इसलिए टोटल डी जो हो जाएगा, डेप्थ हो जाएगा स्लैब का, वो इफेक्टिव डेप्थ प्लस इफेक्टिव कवर, जिसको ऐड करने पे हमें 230 mm वैल्यू आता है। उसके बाद सेकेंड स्टेप में हम क्या करते हैं कि इफेक्टिव स्पान हम फाइंड करते हैं। तो इफेक्टिव स्पान हम जो है सो 2 तरीके से निकालते हैं। सबसे फर्स्ट तरीका है कि LX यानी X डायरेक्शन में जो लेंथ है वो
प्लस विड्थ ऑफ वॉल बाई 2 प्लस विड्थ ऑफ वॉल बाई 2। यानी यदि आपको फिगर से हम बताएं तो यहाँ जो ये लेंथ है इनर टू इनर वो लेंथ हो जाएगा, प्लस इस विड्थ ऑफ वॉल का हाफ लेंगे और प्लस इस साइड क्या करेंगे, विड्थ ऑफ वॉल का हाफ ले लेंगे और उसको हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो यहाँ ऐड करने पे हमको 4000 प्लस 230/2 प्लस 230/2 करने पे 4230 mm आता है वैल्यू। ओके, उसके बाद सेकेंड में क्या करेंगे हम, एक्स डायरेक्शन में जो लेंथ दिया गया है वो और उसमें जो हमको इफेक्टिव डेप्थ आया है ऊपर में फाइंड किए हैं उसको ऐड करने पे जो वैल्यू आता है वो हो जाएगा जो है सो लेंथ। तो यहाँ पे ऐड करने पे 4230 mm यानी दोनों सेम आता है। लेकिन यदि सेम नहीं रहता तो इसमें से जिसका वैल्यू सबसे कम होता यानी एट लिस्ट वैल्यू ऑफ बिलो, जिस दोनों में से जिसका वैल्यू लो होता उस वैल्यू को हम क्या करते, इफेक्टिव लेंथ में कंसीडर करते। तो यहाँ दोनों का वैल्यू क्या है, सेम है, इसलिए हम क्या करेंगे, इफेक्टिव लेंथ का वैल्यू हो जाएगा 4230 mm। अब हम क्या कर लिए हैं, डेप्थ निकाल लिए हैं यानी एज्यूमिंग डेप्थ निकाल लिए हैं। उसके बाद जो है सो इफेक्टिव लेंथ का भी वैल्यू निकाल लिए हैं। अब जो है सो हमको लोड फाइंड करना है, जो कि लोड हमको दिया गया है। अब उस लोड से हम फैक्टर्ड लोड फाइंड करेंगे। तो यहाँ फैक्टर्ड डेड लोड हो जाएगा, डेड लोड का 1.5 टाइम्स। तो डेड लोड 1 दिया गया था, उसका 1.5 टाइम्स 1.5 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हो जाएगा। सिमिलरली लाइव लोड 1.5 × 4 = 6 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हो जाएगा। इसीलिए टोटल लोड फॉर 1 मीटर, 1 मीटर के लिए टोटल लोड कितना हो जाएगा, 1 मीटर से हम क्या कर देंगे, डेड लोड को मल्टीप्लाई और लाइव लोड को क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे और दोनों को ऐड कर देंगे तो टोटल लोड 1 मीटर में आ जाएगा। तो यहाँ हम किए 1.5 × 1 यानी 1.5 × 1 प्लस 6 × 1, जो कि इसको कैलकुलेट करने पे 7.5 किलो न्यूटन पर मीटर आता है। उसके बाद हम क्या करेंगे, लोड मेरा निकल गया। लोड निकालने के बाद हम फैक्टर्ड बेंडिंग मोमेंट निकालेंगे। तो फैक्टर्ड बेंडिंग मोमेंट का वैल्यू होता है, फॉर्मूला होता है सिंपली सपोर्ट के लिए WL²/8, जो कि यहाँ हम L लेंगे इफेक्टिव लेंथ। तो W का वैल्यू 7.5 आया है, L का वैल्यू 4230 mm था। तो यहाँ मीटर में 4.230 मीटर का होल स्क्वायर बाय 8, जिसको कैलकुलेट करने पे 16.77 किलो न्यूटन मीटर आया। उसके बाद हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप टू फाइंड रिक्वायर्ड डेप्थ। फर्स्ट में जो हम डेप्थ एज्यूम किए हैं उसको, और यहाँ हम क्या करेंगे, रिक्वायर्ड डेप्थ निकालेंगे। यानी यहाँ हमको आवश्यकता लोड के अनुसार कितना डेप्थ का है वो हम फाइंड करेंगे। तो Fe 500 ग्रेड ऑफ स्टील के लिए जो अल्टीमेट मोमेंट का फॉर्मूला होता है वो होता है 0.133 FCK/BD²। तो यहाँ से अल्टीमेट मोमेंट का वैल्यू 16.77 है इंटू 10⁶, यानी किलो को हम जो है सो न्यूटन में बदलेंगे तो 10⁻³ और मीटर को यदि mm बदलेंगे तो 10⁻³ यानी 10⁶ से हम क्या किए, मल्टीप्लाई कर दिए न्यूटन mm में बदलने के लिए। तो यहाँ हम 16.77 इंटू 10⁶ = 0.133 इंटू FCK का जो है वैल्यू 25 दिया गया तो 25 रख देंगे, इंटू B का वैल्यू 1000 है यानी 1 मीटर के लिए डिजाइन कर रहे हैं हम, तो 1000 mm दे देंगे और D का वैल्यू हमको फाइंड करना है। तो यहाँ से जो हम D का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे वो D² = इतना यानी 5043.61। सो D = 71 mm जो है सो रिक्वायर्ड डेप्थ आ गया। यानी पहले हम एज्यूम किए थे जो कि ये 200 mm जो आया है ये एज्यूम हम किए हैं डेप्थ को, और ये जो हम निकाले हैं ये रिक्वायर्ड डेप्थ है। सो प्रोवाइड इफेक्टिव डेप्थ ऑफ स्लैब = 150 mm। हमको ज़रूरत है 71 mm प्रोवाइड करने का यानी 71 mm प्रोवाइड करने का। तो हम क्या करेंगे, इससे थोड़ा कुछ ज़्यादा प्रोवाइड करेंगे, यानी हम 150 mm यहाँ क्या कर रहे हैं, प्रोवाइड कर रहे हैं। इसीलिए टोटल डेप्थ ऑफ स्लैब क्या हो जाएगा, इफेक्टिव कवर क्या कर देंगे हम
इफेक्टिव डेप्थ में ऐड कर देंगे तो यहाँ 180 mm क्या हो जाएगा, टोटल डेप्थ ऑफ स्लैब हो जाएगा, जो कि इस डेप्थ को हम क्या करेंगे, डिजाइन करेंगे, यानी 180 mm जो है सो डिजाइन डेप्थ हो गया। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप है टू फाइंड एरिया ऑफ स्टील, यानी मेन रेनफोर्समेंट का एरिया क्या होगा वो हम फाइंड करेंगे। तो ये हम मोमेंट से फाइंड करते हैं। तो mu इक्वल टू 0.87 FY/AST, जो कि ये फोर्स का वैल्यू होता है इतना, ये फोर्स का वैल्यू हो गया। और इसको हम यदि लीवर आर्म से मल्टीप्लाई कर दें तो ये अल्टीमेट मोमेंट का वैल्यू देगा। तो लीवर आर्म का वैल्यू हो जाए D - FY/AST बट्टा FC के B। तो यहाँ से mu का वैल्यू 16.77 इंटू 10⁶ इक्वल टू 0.87 इंटू FY का वैल्यू 500 इंटू AST हमको फाइंड करना है, और D का वैल्यू 150 mm माइनस FY का वैल्यू 500 एंड AST हमको फाइंड करना है, FC का वैल्यू 25 इंटू B का वैल्यू 1000। तो यहाँ से एक इक्वेशन आएगा जो कि 16.77 इंटू 10⁶ इक्वल टू 62,250 AST माइनस 8.7 AST स्क्वायर। इस इक्वेशन को सॉल्व करने पे जो वैल्यू आएगा AST का वो 279.2 mm स्क्वायर आएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, मिनिमम एरिया ऑफ स्टील को क्या करेंगे, चेक करेंगे। ये AST आ गया, यानी रिक्वायर्ड AST, यानी इतना हमको ज़रूरत है, इससे कम हम नहीं प्रोवाइड कर सकते हैं। तो मिनिमम एरिया ऑफ स्टील कितना प्रोवाइड कर सकते हैं, Fe 500 के लिए 0.12% क्या करते हैं हम, टोटल क्रॉस सेक्शनल एरिया का प्रोवाइड करते हैं मिनिमम रेनफोर्समेंट। तो यहाँ AST मिनिमम हो जाएगा 0.12/100 इंटू 1000 ब्रेथ हो गया, विड्थ इंटू डेप्थ जो है वो 180 mm है। तो यहाँ AST मिनिमम का वैल्यू 216 mm स्क्वायर आ गया, यानी मिनिमम जो हम एरिया प्रोवाइड करेंगे वो 216 mm स्क्वायर प्रोवाइड करेंगे। उसके बाद यहाँ AST रिक्वायर्ड का जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन AST मिनिमम है, यानी हम जो डिजाइन कर रहे हैं, यानी इस वैल्यू को हम डिजाइन कर रहे हैं, ये मेरा क्या है, करेक्ट वैल्यू, यानी हेंस ओके। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप हम करेंगे टू फाइंड सुटेबल स्पेसिंग ऑफ मेन बार, यानी मेन रेनफोर्समेंट का जो स्पेसिंग होगा उसको हम फाइंड करेंगे। तो हम एज्यूम कर लेते हैं कि डायमीटर जो है मेन रेनफोर्समेंट का वो 10 mm का हम एज्यूम कर लिए हैं। उसके बाद एक बार का जो एरिया हो जाएगा, क्रॉस सेक्शनल एरिया, वो π/4 इंटू 10 का स्क्वायर करेंगे तो 78.54 mm स्क्वायर आ जाएगा। इसीलिए नंबर ऑफ बार इक्वल टू टोटल एरिया रिक्वायर्ड एरिया बाय 1 एरिया ऑफ बार इक्वल टू 3.55, जो कि राउंड फिगर में हम लेंगे 4 नंबर्स ऑफ बार पर मीटर, यानी 1 मीटर में हम 4 नंबर क्या करेंगे, स्टील का प्रोवाइड करेंगे। उसके बाद स्पेसिंग फाइंड करने के लिए स्पेसिंग का फॉर्मूला होता है स्लैब में एरिया ऑफ 1 बार इंटू 1000 mm बट्टा AST जो प्रोवाइड हम कर रहे हैं, यानी जो रिक्वायर्ड है हमको। तो यहाँ AFI का वैल्यू 78.54 इंटू 1000 बट्टा π/4 इंटू 10 का स्क्वायर इंटू 4, यानी 4 नंबर ऑफ बार हम प्रोवाइड कर रहे हैं, इसलिए यहाँ 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो यहाँ जो स्पेसिंग आएगा वो 250 mm आएगा। उसके बाद क्या करेंगे हम, मैक्सिमम स्पेसिंग को हम चेक करते हैं। तो मैक्सिमम स्पेसिंग का वैल्यू इस दोनों में से क्या होना चाहिए, लेस वैल्यू जो होगा उसको हम कंसीडर करेंगे। तो पहला 3D से कम होना चाहिए, जो कि 3 इंटू 150 इक्वल टू 450 mm से कम, एंड 300 mm, दोनों में जो मिनिमम है वो 300 mm है। सो मैक्सिमम स्पेसिंग इक्वल टू 300 mm। फाइनली हो जाएगा 10 mm फाई एट द रेट 200 mm सेंटर टू सेंटर आर प्रोवाइडेड मेन बार्स, यानी यहाँ हमको जो आया है स्पेसिंग वो 250 mm आया है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, डिजाइन कर रहे हैं, तो स्पेसिंग 200 mm हम जो है सो क्या कर रहे हैं, प्रोवाइड कर रहे हैं। मेन बार का हम जो है सो स्पेसिंग और एरिया फाइंड कर लिए। अब जो है सो डिस्ट्रीब्यूशन बार का क्या करेंगे, हम एरिया फाइंड करेंगे। तो डिस्ट्रीब्यूशन बार का जो मिनिमम एरिया हो जाएगा 0.12% टोटल क्रॉस सेक्शनल एरिया का। तो यहाँ
0.12% लेने पे हमको जो वैल्यू आया 216 mm²। एज्यूम डाया ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन बार फाई इक्वल टू 10 mm, हम डिस्ट्रीब्यूशन बार का भी डाया एज्यूम कर लेते हैं, तो एक बार का जो एरिया हो जाएगा 78.54 mm²। सो कैलकुलेट स्पेसिंग ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन बार S इक्वल टू A5 इंटू 1000 बाई AST प्रोवाइडेड। 78.54 इंटू 1000 बाई 216 mm² क्या कर रहे हैं हम, डिस्ट्रीब्यूशन बार का एरिया प्रोवाइड कर रहे हैं। सो यहाँ जो स्पेसिंग हो जाएगा वो 363.6 mm हो जाएगा। और मैक्सिमम स्पेसिंग डिस्ट्रीब्यूशन बार का होता है 5D, जो कि 5 इंटू डी का वैल्यू 150 mm इक्वल टू 75 mm आया। और 455 mm में जो लेस होगा उस वैल्यू को हम मैक्सिमम स्पेसिंग कंसीडर करेंगे। तो यहाँ वैल्यू लो है 450 mm, इसीलिए मैक्सिमम स्पेसिंग इक्वल टू 450 mm। सो फाइनल हो जाएगा इसका जो है सो 10 mm फाई एट द रेट ऑफ 300 mm सेंटर टू सेंटर आर प्रोवाइडेड डिस्ट्रीब्यूशन बार्स। उसके बाद हम क्या करेंगे, 2 पॉइंट डेवलपमेंट लेंथ यानी LD को फाइंड करेंगे। तो LD का फॉर्मूला होता है IS 456 2000 में दिया गया है 0.87 FY बाई 4 टाउ VD। टाउ VD क्या है, बॉन्डिंग स्ट्रेस है, कंक्रीट और स्टील का बॉन्डिंग स्ट्रेस, जिसका वैल्यू कंक्रीट के ग्रेड पे क्या करता है, डिपेंड करता है, और स्टील पे क्या करता है, डिपेंड करता है। और इसका वैल्यू जो है वो टेबल में IS 456 2000 में दिया गया है। तो यहाँ से LD का वैल्यू हो जाएगा 0.87 इंटू 500 इंटू 5 का वैल्यू 10 बाई 4 इंटू 2.24 क्या हो जाएगा M25, और FE 500 स्टील के लिए टाउ VD का वैल्यू 2.24 हो जाएगा। तो जो यहाँ जो LD का वैल्यू आया वो 485.5 mm आया। अब फाइनली हम क्या कर देंगे, एक ड्राइंग बनाएंगे, जो कि ड्राइंग यहाँ हम बनाए हैं। यहाँ हम मेन बार को जो है सो दिखाएं, जो कि मेन बार ये है मेन बार, ये मेन बार शॉर्टर स्पान के अलोंग दिए हैं और डिस्ट्रीब्यूशन बार लॉन्गर स्पान के अलोंग दिए हैं। तो मेन बार का जो हम प्रोवाइड करेंगे वो 10 mm का प्रोवाइड करेंगे एट द रेट ऑफ 200 mm सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग पे, ओके। और डिस्ट्रीब्यूशन बार का जो डाया होगा वो 10 mm होगा और स्पेसिंग 300 mm सेंटर टू सेंटर होगा। उसके बाद इसका हम क्रॉस सेक्शन दिखाएं नीचे में, जो कि यहाँ पे जो है सो हम डिस्ट्रीब्यूशन बार को दिखाएं 10 mm एट द रेट ऑफ 300 mm, और ये मेन बार हो गया जो कि 10 mm का है वो 200 mm सेंटर टू सेंटर क्या किए हम प्रोवाइड किए हैं, और ये क्रैंक्ड बार है। तो ये क्वेश्चन इंड हो गया। और 8 का बी में पूछा गया है, डिस्कस द रोल ऑफ इंजीनियर, आर्किटेक्ट्स, यूजर एंड बिल्डर इन बिल्डिंग प्लानिंग, डिजाइन एंड कंस्ट्रक्शन। यानी इंजीनियर का क्या रोल है, आर्किटेक्ट का क्या रोल है, यूजर का क्या रोल है, बिल्डर का क्या रोल है बिल्डिंग प्लानिंग, डिजाइन और कंस्ट्रक्शन में, वो डिस्कस करने बोल रहा है। तो यहाँ जो है सो रोल ऑफ इंजीनियर में लिखे हुए हैं हम, engineers design, build and maintain the various complex system and structure from building to software। इंजीनियर क्या करता है, बिल्डिंग से लेकर के सॉफ्टवेयर तक के स्ट्रक्चर यानी बहुत सारे स्ट्रक्चर और कॉम्प्लेक्स सिस्टम को क्या करता है, बिल्ड करता है, डिज़ाइन करता है और उसको मेंटेन करता है, ओके। वाइल देयर आर मेनी इंजीनियरिंग प्रोफेशन, जबकि इंजीनियरिंग का बहुत सारा पेशा यानी बहुत सारे ब्रांच है, प्रोफेशन है। देयर इज नो कंसिस्टेंट इंजीनियरिंग माइंडसेट टू इनोवेट। उसके बाद है रोल ऑफ आर्किटेक्ट। द टर्म आर्किटेक्ट हैज़ बीन इन एग्जिस्टेंस फॉर मेनी सेंचुरी, यानी बहुत पहले सेंचुरी से क्या है यानी शताब्दी से आर्किटेक्ट जो है सो एग्जिस्टेंस में है। हाउएवर द एज इट्स ऑन रिकॉग्नाइज्ड प्रोफेशन, यानी आर्किटेक्ट क्या है, एक अपने में जो है सो ये पहचानित जो है सो प्रोफेशन है, पेशा है। इज ए रिलेटिवली मॉडर्न कॉन्सेप्ट, जो कि संबंधित है मॉडर्न यानी आधुनिक जो है सो कॉन्सेप्ट से, डेटिंग बैक
ओनली टू द माइंड 16th सेंचुरी से क्या है ये मॉडर्न कंसेप्ट के थ्रू रिलेटिवली जो है सो आया है। और लिखा गया है यहाँ आर्किटेक्ट आर हाईली क्वालिफाइड। आर्किटेक्ट क्या होते हैं? हाईली क्वालिफाइड होते हैं, योग्य वाले होते हैं। एंड एडुकेटेड प्रोफेशनल, और जो है सो शिक्षित प्रोफेशनल होते हैं। उसके बाद रोल ऑफ यूज़र है, यानी यूजर जो जिसका बिल्डिंग बना होता है, यानी जिसका जो प्रोजेक्ट होता है उसका क्या रोल होता है? प्रोवाइडिंग फाइनेंसिंग फॉर द प्रोजेक्ट, यानी जो प्रोजेक्ट है उस प्रोजेक्ट के लिए जो है सो फाइनेंस को प्रोवाइड करना। प्रोवाइडिंग साइट सर्विस, यानी साइट का सर्विस जो है सो करवाना। सिक्योरिंग एंड पेइंग फॉर असेसमेंट, यानी मूल्यांकन और पेइंग के लिए जो है सो सिक्योर करना। वारंटिंग द प्लान्स एंड स्पेसिफिकेशन, यानी प्लान और स्पेसिफिकेशन जो है उसका वारंटिंग वो चाहता है यूजर। उसके बाद है डिस्क्लोजिंग सुपेरियर नॉलेज, एक्टिंग ऑन क्लैरिफिकेशन एंड चेंज, कंपेरेटिंग विद द कॉन्ट्रैक्टर। उसके बाद रोल ऑफ बिल्डर में हम लिखे हैं बिल्डर्स बिल्ड होम्स एज वेल एज कॉमर्शियल एंड इंडस्ट्रियल बिल्डिंग्स। बिल्डर्स क्या करता है? बिल्ड करता है घर को, और कॉमर्शियल और इंडस्ट्रियल बिल्डिंग को भी क्या करता है? बिल्ड करता है, यानी बनाता है। दे ऑल्सो डू एक्सकेवेशन, डिमोलिशन, रिनोवेशन मोर स्पेसिफिकली, यानी और वो क्या क्या करते हैं? एक्सकेवेट करते हैं, यानी खुदाई का भी काम करते हैं बिल्डर। डिमोलिस्ट, यानी जो बिल्डिंग स्ट्रक्चर पहले से बना हुआ है उसको तोड़ने का भी काम करते हैं। रिनोवेशन, नया बनाने का भी काम करते हैं, यानी मोर स्पेसिफिकली। बिल्डर्स डू पार्टिकुलर टास्क, बिल्डर क्या करता है? एक पार्टिकुलर टास्क को क्या करता है? करता है। इन कंस्ट्रक्शंस इंक्लूडिंग मैनुअल लेबर, यानी कंस्ट्रक्शन में मैनुअल लेबर एंड ऑपरेटिंग मशीनरी के थ्रू क्या करते हैं? वो बिल्ड करते हैं, रिनोवेट करते हैं, एक्सकेवेट करते हैं, डिमोलिस्ट करते हैं बिल्डर। तो ये पार्ट डी मेरा ख़त्म हुआ। जाते जाते आप मेरे चैनल को जो है सो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो मेरे चैनल नॉलेज फॉर सिविल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि नेक्स्ट वीडियो बनाने पे आप तक नोटिफिकेशन उस वीडियो का पहुंच सके। थैंक यू।